हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बात करने वाले हैं। प्रीवियस 2 लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, इन सभी चीज़ों पर बात की थी। अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, किधर है। जब करंट कैरियर्स पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है सर्किट के अंदर में। इन सभी फैक्टरों पर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था। आज हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर करंट कैरियर पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगा तो करंट का डायरेक्शन किधर बनेगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यह हमारा आज का टॉपिक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए एक सर्किट लेकर उसके बाद आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बतलाने का प्रयास करते हैं। यह हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसके दोनों एंड्स को हम यहाँ दिखाएंगे, ए बी द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और इनको किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर देते हैं। किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका निगेटिव टर्मिनल। लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक करंट लेक्चर नंबर 02 में हम लोग इलेक्ट्रिक सेल को रिप्रेजेंटेशन किए थे कि सर्किट में इलेक्ट्रिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एंड्स ए है और ये एंड्स बी है। अब जब हम किसी सर्किट को सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दिए हैं तो हम देखते हैं कि ये टर्मिनल तो माइनस से अटैच्ड है और ये अटैच्ड है प्लस से। इसमें दो तरह के चार्ज कैरियर्स हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, निगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं। निगेटिव चार्ज कैरियर्स मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका मोशन किधर होगा। तो निगेटिव चार्ज कैरियर का मोशन जो होगा वो निगेटिव टू पॉजिटिव होगा, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होगा वो निगेटिव टू पॉजिटिव होगा। तो जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कंसीडर किया जाता है कन्वेंशन के आधार पे, वह निगेटिव चार्ज कैरियर के डायरेक्शन के अपोजिट, या फिर यूं बोले तो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स किधर मूव करेंगे, आपको उनका डायरेक्शन कंसीडर करना है। तो बट नेचुरल है कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स प्लस से दूर भागेंगे और माइनस की ओर अट्रैक्ट होंगे और यही आपको करंट का डायरेक्शन दे देगी। तो करंट का डायरेक्शन आप 3 तरीके से रिलेट करके बतला सकते हैं। पहला तो एक हो गया टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के मोशन के डायरेक्शन में। दूसरा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ निगेटिव चार्ज कैरियर्स, जो निगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं इनके मोशन का जो डायरेक्शन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट का डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। और तीसरा हम इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको रिलेट कर सकते हैं। यू नो वेरी वेल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो करंट यहां पे जनरेट हो रहा है, करंट जो जनरेट हो रहा है उस करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग होगा। सो हियर वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट is towards the direction of motion of positive charge carriers, और हम ये भी बोल सकते हैं in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ direction of motion of
what? Negative charge कैरियर्स, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन। इज इट क्लियर? यहां कट रहा है। इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। तो देखिए, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। नेगेटिव चार्ज कैरियर्स का जो डायरेक्शन होता है मोशन का, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स के डायरेक्शन जो होते हैं मोशन का, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको कंसीडर करें, या फिर यूं बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है, या फिर यूं बोले कि जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं वो जिस डायरेक्शन में मोशन देते हैं उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। जो बिहार बोर्ड वाले हिंदी मीडियम वाले हिंदी लैंग्वेज वाले बच्चे हैं वो इनको ऐसे हेडिंग लगा सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा, और आप लिखिएगा कि जो प्रचलित प्रणाली है उसके आधार पर विद्युत धारा की जो दिशा होती है वह धनावेश वाहकों की दिशा में होती है और ऋणावेश वाहकों की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। या तो धनावेश वाहकों की दिशा में होती है और नहीं तो ऋणावेश वाहकों की दिशा के विपरीत दिशा में होती है, ऐसा आप बोलेंगे। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को तो जनरली हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तीर के निशान के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट हमारा पहले से है, वो ये कहता है कि वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? क्वेश्चन ये रह जाता है, क्या इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो नहीं, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी। वी रिप्रेजेंट इट बाय एरो बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज कि ये जो वेक्टर एडिशन का लॉ है उसको फॉलो नहीं करता है। सिर्फ एरो के द्वारा रिप्रेजेंट कर देना एनफ नहीं है किसी क्वांटिटी को वेक्टर कहने के लिए। वेक्टर एडिशन के रूल्स हैं जो आप पढ़े होंगे 11th क्लास में, जैसे एडिशन का अपना रूल है, ट्रायंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल, पॉलीगोनल रूल। तो एडिशन, वेक्टर एडिशन के किसी भी रूल को ये फॉलो नहीं करता है, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। आइए एक एग्जांपल के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। जैसे पहली चीज तो हम अगर हेडिंग लगा लें कि करंट इज ए स्केलर और वेक्टर। करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? करंट इज स्केलर और वेक्टर। करंट इज स्केलर और वेक्टर। करंट इज स्केलर और वेक्टर, ऐसा क्या है? तभी आपको समझाया कि करंट इज रिप्रेजेंट, किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो उस करंट को हम एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एरो सिर्फ इस बात को इंडिकेट करने के लिए होता है कि उसका जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स है उसका डायरेक्शन किधर जा रहा है। बस एरो यही दिखा रहा है कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स किधर से किधर मूव कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि करंट जो है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो वेक्टर के रूल को फॉलो करता ही नहीं है। आइए एग्जांपल देकर बतलाते हैं। पहले तो हम ये इंडिकेट कर दें कि इलेक्ट्रिक करंट is a scalar quantity, even it is represented by an arrow।
ये एरो के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, फिर भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि बिकॉज इट डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन के वेक्टर एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है उसको ये फॉलो करता ही नहीं है, फॉलो करता ही नहीं है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ये फॉलो नहीं करता है और इसीलिए ये क्या है? इसीलिए यह एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आइए एक एग्जांपल लेकर दिखाते हैं। दो कंडक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं और दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं ये AO हो गया और ये BO हो गया। इसमें से 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और इधर से 6 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और ये आगे जाके एक और कंडक्टर से अटैच्ड हो गया है जो OC कंसीडर कर लिया जाए अगर इसको, तो हम पाते हैं कि जो OC है OC से 14 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों करंटों का स्केलर सम है, वेक्टर सम नहीं है। ये 8 एम्पियर का करंट जो AO से फ्लो कर रहा है और 6 एम्पियर का करंट जो BO से फ्लो कर रहा है, इन दोनों का स्केलर सम है 14 एम्पियर। अगर इनका वेक्टर सम करेंगे, ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तो आप देखिए सबसे पहली चीज है स्केलर सम। स्केलर सम करके देखें तो 8 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर, दिस बिकम 14 एम्पियर। 14 एम्पियर, इज इट क्लियर? तो हम देख रहे हैं ये स्केलर सम के बराबर हुआ। अच्छा चलो इसका वेक्टर सम करके देखो। अगर तुम वेक्टर सम करोगे तो आपको मालूम है रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस रूट अंडर 6 स्क्वायर, दिस बिकम 64 प्लस 36, so this become रूट अंडर 100, यानी ये कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर। अब बोलो तो क्या OC से 10 एम्पियर का करंट जा रहा है? नहीं जा रहा है। OC से 10 एम्पियर का करंट नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जो OC में करंट आया वो OA वायर और BO वायर जो है, OA और OB वायर का जो करंट है उसके स्केलर सम के बराबर यहां पर करंट आया है। और ये एग्जांपल भी इंडिकेट करता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो एक एग्जांपल के द्वारा आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हमने कर दिया कि एरो से रिप्रेजेंट करने के बावजूद इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इस कंफ्यूजन को पाल के नहीं रखेंगे। यह क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ये वेक्टर एडिशन के किसी भी लॉ को फॉलो नहीं करता। इज इट क्लियर? तो आई थिंक कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर होता है और इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम इलेक्ट्रिक करंट पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। पहले छोटे छोटे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, फिर अपने लेवल को और स्टैंडर्ड लेवल में लेकर चलेंगे। तब तक आप यहां तक नोट करके आइए। और जो बिहार बोर्ड के बच्चे जिनका लैंग्वेज हिंदी है वो क्या बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी इवन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। मतलब विद्युत धारा को तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है परिपथ के अंदर, बावजूद उसके वो क्या है? अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है, वह एक अदिश राशि है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यह सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करती, सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करती। चलिए यहां तक आइए, फिर एक एग्जांपल लेकर फिर आगे देखते हैं। चलिए इलेक्ट्रिक करंट पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट पर जो न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे तो यहाँ दो वैल्यू हमको मिलेगा। एक I इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, ये हमको एवरेज वैल्यू देता है। ठीक है ना? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। और एक हम यूज करते हैं I इज इक्वल टू DQ अपॉन DT, और ये हमको इंस्टैंटेनियस वैल्यू देता है, इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट देता है। तब इन दोनों फार्मूला का यूज करने वाले हैं और दोनों पर बेस्ड कुछ कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। जैसे सपोज दैट कि एक क्वेश्चन दे दिया, इफ 90 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू a
silver wire till 1 hour 15 minutes, then calculate current through them in ampere। एक क्वेश्चन दे दिया कि 90 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो किसी सिल्वर वायर से फ्लो कर रहा है और कितने देर तक फ्लो किया है, 1 घंटे 15 मिनट तक फ्लो किया है, और आपसे पूछ दिया कि एम्पियर में करंट डिसाइड किया। तो यहाँ 1 आवर 15 मिनट्स है, ये टाइम इंटरवल दिया हुआ है, तो एवरेज वैल्यू यहां से निकल के हमारे पास आएगा। और इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टाइम को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि टाइम यहाँ पर 1 आवर 15 मिनट्स दिए हुए हैं। तो 1 आवर 15 मिनट्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, देन आफ्टर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 75 आएगा और सेकंड में 4500 आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहली चीज है कि गिवन डेट। गिवन डेट क्या है, इस पर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दौरान क्या क्या किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले हम गिवन डेट देखेंगे यहाँ पे। तो गिवन डेट में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 90 कूलम ऑफ चार्ज, यानी Q का मान दे दिया है 90 कूलम। चलिए वेरी गुड। उसके बाद कितने देर तक गया है, तो 1 आवर 15 मिनट्स तक गया है। तो टाइम की वैल्यू दे दिया 1 आवर 15 मिनट। हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, सो दिस बिकम इक्वल टू 60 मिनट। क्या जी, अब प्लस यहां पर 15 मिनट, सो दिस बिकम 75 मिनट, और जिसमें अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें सो दिस बिकम 45 सेकेंड। तो ये हमारे पास टाइम का वैल्यू है। टाइम बिकम इक्वल टू, बिकॉज हमें मालूम है एम्पियर में निकालना है, एम्पियर मतलब कूलम पर सेकंड में निकालना है। तो चार्जेस हमारा ऑलरेडी कूलम में दिया हुआ है, टाइम हमारा जो है वो आवर और मिनट के कॉम्बिनेशन में दिया था, तो सबसे पहले हमने उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। नाउ यू कैन इजिली कैलकुलेट इट, यू नो वेरी वेल, सिंस I इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। एवरेज वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो I बिकम इक्वल टू 90 अपॉन 4500, दिस बिकम 0.02 एम्पियर। ये हमारा करंट का वैल्यू है, और ये एवरेज वैल्यू है। क्या है, एवरेज वैल्यू है। दिस इज 45 टाइम की जगह पे 45 डाल दिए। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक और फंडामेंटल जो न्यूमेरिकल है उसको करेंगे। जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं हिंदी में, जिनका लैंग्वेज है हिंदी, वो देख लेंगे कि यदि 90 कूलम आवेश किसी चांदी के तार के द्वारा से 1 घंटे 15 मिनट तक प्रवाहित होता है, तो उससे प्रवाहित धारा का मान एम्पियर में ज्ञात करें। यही हमारा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हमें आवेश का मान, Q का मान 90 कूलम दे दिया और टाइम दे दिया 1 आवर 15 मिनट्स। 1 आवर 15 मिनट्स को 1 आवर 60 मिनट्स हो गया, और ये 15 मिनट्स दोनों मिलाकर यहाँ 75 मिनट्स हो गया, और 75 मिनट्स इंटू 60 करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा 4500। सेकंड में क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि हमारे पास करंट का एक और यूनिट हमको मालूम है, कूलम पर सेकंड या एम्पियर। तो एम्पियर में कन्वर्ट कैलकुलेट करना है, यानी कूलम पर सेकंड में कैलकुलेट करना है। तो चार्ज हमारा ऑलरेडी कूलम में दिया है, टाइम सेकंड में नहीं दिया था, तो सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। देन I इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, 90 अपॉन 4500, दिस बिकम 0.02 एम्पियर। हम यहाँ Q बाई T भी लगा सकते थे, बट आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू के लिए हम ये वाला फंडा यूज करें। तो उम्मीद करते हैं यहां तक हो गया। अब हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं इंस्टेंटेनियस पर, एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू पर भी न्यूमेरिकल हम देखेंगे। तो आइए इस पर भी एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि एक क्वेश्चन कहता है कि इफ चार्ज flowing
थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टाइम। किसी कंडक्टर के थ्रू जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर। which is given by q is equal to 3t square plus 4. then अच्छा where t is टाइम इन सेकेंड, जहां t क्या है? टाइम है, वो भी किसमें? सेकेंड में। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करेंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब देखो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपसे करंट पूछा है, दूसरे सेकेंड पर, ये इंटरवल नहीं है, ये इंस्टेंट है। तो जब किसी इंस्टेंट पर आपसे करंट की वैल्यू पूछे तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है, और उसके लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू वाला फॉर्मूला I इक्वल टू dq बाई dt हम यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले इतना तो क्लियर हो गया कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए हमको करंट का, तो हम क्या करेंगे? सिंस I इज इक्वल टू dq अपॉन dt, सो I बिकम इक्वल टू d, और q के जगह पर q की वैल्यू कितनी है? 3t स्क्वायर प्लस 4 अपॉन dt। डिफरेंशिएट करने आपको आता होगा, तो डिफरेंशिएट करिए। सो I बिकम इक्वल टू 6t। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6t। नाउ करेंट चाहिए हमें एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो अब आसानी से यहां करंट के जो मान आया है यही इंस्टेंटेनियस वैल्यू आया, और इसमें t के जगह पर हम आसानी से 2 सेकेंड रख के वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर I at 2 सेकेंड विल बी इक्वल टू 6 into 2, दिस बिकम इक्वल टू 12 एम्पियर। तो I का मान कितना आ गया? 12 एम्पियर। यानी दूसरे सेकंड पर हम ऑलरेडी देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम का फंक्शन है। यानी जैसे जैसे टाइम चेंज कर रहा है वैसे वैसे उसका जो फ्लोइंग रेट है चार्ज का वो चेंज कर रहा है। I इक्वल टू क्यू बाई टी हम फॉर्मूला कब लगा देते हैं? जब एक कांस्टेंट वैल्यू में चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं, लेकिन यहां चार्ज वेरिएबल वैल्यू में फ्लो हो रहा है। अब वेरिएबल वैल्यू में फ्लो हो रहा है, टाइम के साथ ये चेंज कर रहा है, और हमको किसी इंस्टेंट पर वैल्यू पूछा है, किसी इंस्टेंट पर, दूसरे सेकंड पे। तो दूसरे सेकंड पे चार्ज का कोई ना कोई तो वैल्यू होगा, वही करंट बना रहा होगा, वही करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो इसके लिए हमने ये डिफरेंशिएशन का सहारा लिया और इंस्टेंटेनियस वैल्यू यूज कर ली। अब ये फॉर्मेट चेंज कर सकता है आगे। अब यहाँ 3t स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4 है, हो सकता है 3t क्यू प्लस 2t स्क्वायर माइनस 7 हो जाए। तो उस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन आता है अच्छे तरीके से, और आप इस्तेमाल करके बना। तो हम अभी इलेक्ट्रिक करंट पर बेसिक और फंडामेंटल न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया, एक एवरेज वैल्यू पर और एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू पर। अब दोनों पर एक एक न्यूमेरिकल और करते हैं, तब तक इसको आप नोट करिए और खुद से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए, दोनों टॉपिक पर एक एक न्यूमेरिकल और आ गया है, और इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एवरेज वैल्यू पर एक क्वेश्चन आया है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 6 into 10 to the power 15 टाइम्स इन अ सेकेंड, देन कैलकुलेट द करंट इन द लूप। जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे जिनका लैंग्वेज हिंदी है वो समझ लीजिए कि कहता है कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी वृत्ताकार पथ पर 1 सेकेंड में 6 गुना 10 के पावर 15 बार चक्कर लगा लेता है। 1 सेकेंड घड़ी से देखा तो 6 गुना 10 के पावर 15 बार क्या कर लेता है? चक्कर लगा लेता है। तो कहता है कि उसमें से करंट कितना पास किया। टाइम तो आपको मिल गया है, टाइम मिल गया 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड में अब आपको कैलकुलेट करना है कि कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं। यहां इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, ये तो आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, और वो भी 1 सेकेंड में कितने बार फ्लो कर रहा है? 6 into 10 to the power 15 टाइम्स, 6 गुना 10 के पावर 15 बार चक्कर लगा। तो एक बार जब चक्कर लगाया होगा तो कितने चार्ज फ्लो किए होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर।
2 बार लगाया होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, 3 बार लगाया 3, 4 बार तो 4, उसी तरह से n बार अगर लगाया होगा तो n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर ना? एक इलेक्ट्रॉन एक बार चक्कर लगाया तो कितना, 4 चक्कर लगाया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज में तो कन्वर्ट करना होगा। वह इलेक्ट्रॉन्स जब दूसरा बार चक्कर लगाया होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर चार्ज फ्लो किया। उसी तरीके से अगर देखें तो ये 6 इंटू 10⁻15 टाइम्स क्या है, यानी 6 इंटू 10⁻15 टाइम्स क्या है, n का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? n का वैल्यू, नंबर ऑफ रोटेशन। तो अब यहां पर देखिए हम लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻15। क्लियर? अब देखिए, नाउ चार्ज फ्लो इन वन रोटेशन, एक रोटेशन में कितना चार्ज फ्लो किया, E के बराबर। देयरफॉर चार्ज फ्लो इन n रोटेशन कितना हो जाएगा, NE। इतना रोटेशन में कितना चार्ज फ्लो किया तो NE के बराबर। n का मान 6 इंटू 10⁻15 और E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना कूलम। क्लियर ना? तो नाउ अब आपके पास Q का मान आ गया है 6 इंटू 10⁻15 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और टाइम आपको मालूम ही है 1 सेकेंड, चूंकि ये जो चक्कर लगाया गया वो कितने सेकेंड में लगाएगा, 1 सेकेंड। तो आप आसानी से अब यहां पे चाहें तो करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, I is equal to delta Q upon delta T. So this become equal to 6 into 10⁻15 into 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb upon 1 second। तो ये 16 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां लिख दूं, देखिए ना, 16 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 9.6 आ जाएगा। 9.6 इंटू 10⁻19 में से ये 15 चला जाएगा तो -4, इतना एम्पियर। इसी को लिख सकते हैं 0.96 इंटू 10⁻³ एम्पियर, साइंटिफिक नोटेशन में कर दिया। या इसी को आप ये भी लिख सकते हैं कि 0.96 मिली एम्पियर। क्या बच्चा बात सही है कि नहीं है? क्योंकि 10⁻³ का मतलब होता है मिली, तो मिली एम्पियर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप एम्पियर में रहने दीजिए। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 0.96 इंटू 10⁻³ एम्पियर। समझ में आया? सबको आया? बोल रहा था कि 1 सेकेंड में 6 गुना 10 के पावर 15 बार जो है सो चक्कर लगा लेता है, यानी नंबर ऑफ रोटेशन, यानी n का वैल्यू दे दिया है 6 इंटू 10⁻15। आपको पहले से मालूम है Q इजकल टू NE, तो n के जगह पे इतना और E के जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप डायरेक्ट I इजकल टू NE/T वाले फॉर्मूला पर भी जा सकते हैं। अब यहां पर आइए, ये बोलता है कि इफ करंट of इतना एम्पियर passes through a silver wire, then find the charge flowing through it during 1 second to 2 second। अच्छा, ये देख लीजिए, कहता है कि इतना एम्पियर का करंट किसी सिल्वर वायर से पास कर रहा है, तो जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो चार्ज भी फ्लो कर रहा होगा। तो जो करंट दिया और अब हमसे चार्ज पूछ रहा है, और वो भी t=1 सेकेंड से लेकर t=2 सेकेंड पर। वेरी गुड। तो इसके लिए हम इंस्टेंटेनियस का सहारा लेंगे, क्योंकि कोई इंस्टेंट पर हमसे क्वेश्चन पूछा है तो हमको अच्छी तरह से मालूम है कि सिंस I इज इक्वल टू dq/dt, हमें मालूम है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करें तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I डॉट dt। तो dq का मान हमें निकालना ही है,
और i के जगह पे i का मान हम कितना रख दें 2t + 1 a dot dt. Therefore charge during t is equal to 1 second to t is equal to 2 second, ऐसा चाहिए हमें. तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड. तो dq जो है इंटीग्रेट यहां 2t + 1 डॉट dt, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक इंटीग्रेट हो जाएगा. dq बन जाएगा कितना q, dq कितना हो जाएगा q हो जाएगा. यहां बना देते हैं. तो जब 1 से लेकर 2 सेकेंड तक टोटल देखेंगे तो टोटल चार्ज q बन जाएगा. अब देखिए ये दोनों सेपरेटली इंटीग्रेट होगा तो ये हो जाएगा आपको 2t डॉट dt 1 से लेके 2 तक प्लस dt इंटीग्रेट हो जाएगा 1 से लेके 2 तक. यहां हम डायरेक्ट निकलते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू t का पावर 2/2 और लिमिट लग जाएगा. या फिर एक काम करें, इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं और लिमिट लगा देते हैं 1 से लेके 2 तक प्लस ये हो जाएगा t 1 से लेके 2 तक. 2 से 2 गया. ये अपर माइनस लोअर में अगर आप तोड़ते हैं तो एक बार हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 और -1 यानी ये हो जाएगा 3 प्लस ये अपर माइनस लोअर में तोड़ते हैं तो 2 - 1 यानी 1. सो दिस बिकम 4 कूलम आंसर. कैसे बना सो समझ रहे हैं. रूल पर आ जाए. चलिए रूल पर आके दिखाते हैं. इंटीग्रेशन का रूल फॉलो किए हैं बच्चा. यह रूल कहता है कि कांस्टेंट आ जाएगा बाहर तो कांस्टेंट बाहर कर दो. अब इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 से लेके 2 तक t डॉट dt का प्लस अब ये dt इंटीग्रेट होकर क्या बन जाता है t 1 से लेके 2 तक. अब रूल क्या कहता है बच्चा 2 इंटू ये रूल कहता है कि जो पावर होता है उसमें 1 जुड़ जाता है और वही डिनोमिनेटर में चला आता है 1 से लेके 2 तक और ये अपर माइनस लोअर में तोड़ दो 2 - 1. अब देखो तो ये t का पावर 2/2 तो बाई 2 इधर बाहर आ जाएगा तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अब बाई 2 और अंडर ब्रैकेट ये कितना बच जाएगा t स्क्वायर 1 से लेके 2 तक प्लस 1. तो ये बच्चा कितना हो जाएगा q इक्वल टू 2 से 2 गया. अब यहाँ t स्क्वायर में अपर माइनस लोअर करेंगे तो कितना बन जाएगा 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1. तो q का मान कितना हो जाएगा बच्चा बताइए 2 का स्क्वायर 4 - 1 यानी 3 अब प्लस 1 यानी 4 कूलम आंसर. ठीक है ना. जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी समझ में आया होगा. बोल रहा है कि इतना एम्पियर का करंट पास कर रहा है किसी सिल्वर वायर से तो 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो किया होगा. तो जब करंट फ्लो करेगा तो चार्ज फ्लो करेगा ही करेगा. इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला लिए. अब हमको I नहीं निकालना dq निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए dq इक्वल टू I डॉट dt. I के जगह पे I का मान उठाकर रख दिया और बस इंटीग्रेशन करते हुए चलेगा. जिनका इंटीग्रेशन अगर प्रॉब्लम है तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी. उसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो इंटीग्रेशन का अपलोड करके रखे हुए हैं. उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे. आप लोग वहां से जाकर एक बार देख लीजिएगा इंटीग्रेशन को तो ये न्यूमेरिकल करने में आप लोग को सुविधा होगी. तो ये इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल था. यानी आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखा प्लस हम लोगों ने देखा कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है. एंड देन आफ्टर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पर जो भी न्यूमेरिकल बन सकता था इंस्टेंटेनियस और एवरेज वैल्यू पर इतना नहीं. तो चलिए अब तक आज के लिए आज के इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं. एक्सपेक्ट करते हैं कि सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा. हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों को क्लियर हो रहा होगा. अब हम लोग अगला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का. खासकर यहाँ तो इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ा है और प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग डिफरेंशिएट भी किए थे तो उसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप जाकर एक बार उस लेक्चर को भी देख लीजिएगा. बेनिफिट होगा कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी. और
ऐसे ही कंटिन्यूअसली वीडियो को देखिए, नोट्स तैयार कीजिए और आपका बहुत अच्छे लेवल में तैयारी हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू आज के लिए।